नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मतदान का वक्त खत्म हो गया, यानी बंगाल में अब पूरी तरह से चुनाव संपन्न हो गया है। नतीजों का इंतजार है, लेकिन दूसरे दौर के मतदान के बाद कहां कहां रीपोलिंग होने जा रही है, ये अभी चुनाव आयोग के पिटारे में कैद है फैसला। ये फैसला आने वाला है। कितने बूथ पर रीपोलिंग होगी, दोबारा मतदान करवाया जाएगा, ये संख्या 1, 2, 4 तक रहेगी, या ये संख्या बहुत बड़ी एक आश्चर्यजनक रूप से, जैसे बार बार ज्ञानेश कुमार चौंकाते हैं, वैसे ही ये पुनर्मतदान वाले बूथों की संख्या तो कहीं नहीं चौंका देगी। ये चौंकाने वाली बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मोदी के एक प्रत्याशी ने अपने बयान से, अपने दावे से पूरे देश को चौंका दिया। क्या बंगाल में 4 मई के बाद, यानी बंगाल के चुनावी नतीजे आने के बाद राष्ट्रपति शासन लग जाएगा? बड़ा मतलब अतार्किक सा, इलॉजिकल सा ये बयान है। मेरे पल्ले नहीं पड़ा कि 4 तारीख के बाद रीपोलिंग की नौबत क्यों आएगी, 4 के बाद मतलब चुनावी नतीजों के बाद रीपोलिंग क्यों होगी, उस रीपोलिंग के लिए राष्ट्रपति शासन क्यों लगेगा। मैं वही बात कर रहा हूं जो मोदी के कैंडिडेट ने कहा है, भाई चुनावी नतीजों के बाद रीपोलिंग। पहले आज मतदान हुआ, इसके बाद 2-4 बूथ, 10 बूथ, 5 बूथ, कितने रीपोलिंग है समझ में आता है। 4 को नतीजे आने के बाद रीपोलिंग क्यों होगी, और उस रीपोलिंग के लिए राष्ट्रपति शासन। ये मामला बहुत मतलब हो सकता है उन्हें कुछ इनपुट मिला हो, लेकिन बहुत दिमाग को झटका दिया। तो इसीलिए हम ये कार्यक्रम लेकर के आए कि भाई अलर्ट रहिए सब लोग। ये भाजपा प्रत्याशी का कहना है तो हम इसे लाइटली नहीं लेंगे, और वो भी तब नहीं लेंगे जब शाह की फौज ने अपना बहुत ही विद्रूप चेहरा दिखाया है बंगाल में। इस लेवल पर मैं आपको दिखाऊंगा खबर, 5 साल के बच्चे को लाठियां आज चली हैं। शुभेंदु अधिकारी ने एक जगह बुला करके लाठीचार्ज करवा दिया, सीआरपीएफ को बुलाया, लाठीचार्ज करवाया। एक लाठीचार्ज में 5 साल के बच्चे को पीट दिया है, मारा है, वो घायल है बच्चा। अरे 5 साल का बच्चा गोद में है, वो बच्चा 5 साल हो सकता है, मैंने बच्चे को देख करके 5 साल लिखा, वो गोद में है बच्चा, 4 साल का होगा, 5 साल का होगा, उसको मार दिया भाई। यही सब करने के लिए गए थे। और ये सारी बौखलाहट क्यों है? ये बौखलाहट इसलिए है क्योंकि अभी हम ये कार्यक्रम जब रिकॉर्ड करना शुरू किए हैं, तो ममता बनर्जी ने विक्ट्री साइन के साथ ये दावा किया है कि 2/3 बहुमत के साथ टीएमसी फिर सरकार बनाई जा रही है। क्या नतीजों का आभास हो चुका है भाजपा को? हमने पिछला कार्यक्रम किया था, उस कार्यक्रम में भी ये इस पर चर्चा किया था कि जिस तरीके से सीएपीएफ की वापसी का फैसला हुआ है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के हताशा का संकेत है। तो क्या बीजेपी को नतीजे पता चल चुके हैं? उसी बौखलाहट में बच्चों पर लाठी चल जा रही है, उसी बौखलाहट में बूथ के भीतर उलझुल बक रहे हैं। और तो और छोड़िए, शुभेंदु अधिकारी देखिए, एक तरफ सीएपीएफ वाले बच्चों पर लाठी मार दे रहे हैं, दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी सब क्या कहते हैं अमित शाह की, गूंस ऑफ टीएमसी, ममता बनर्जी के गुंडे गूंस शुभेंदु अधिकारी को गर्मी में पानी और कोल्ड ड्रिंक वो टीएमसी के एजेंट बुला करके पिला रहे हैं, और आप लाठियां बरसा रहे हैं। तुलना करिएगा, हेमंत भाई को लाइए, हेमंत भाई को लाइए, क्योंकि मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो थोड़ा मिलजुल के 2 आदमी समझने की कोशिश करते हैं। स्वागत है हेमंत भाई। हाँ, मेरे नहीं पल्ले पड़ा, जरा शुरू करिए भैया। ये देखिए, बीजेपी असीम कुमार सरकार warns of president's rule if West Bengal repolls occur। आगे चलिए। Repolling after May 4 could lead to president's rule, बीजेपी सरकार। आगे चलिए, अब हिंदी में आ जाइए। मतलब 4 के बाद राष्ट्रपति शासन लग सकता है। बंगाल में ईवीएम गड़बड़ी पर विवाद, असीम कुमार बोले दोबारा मतदान हुआ तो लग सकता है राष्ट्रपति शासन। जरा भीतर चलिए भाई। बीजेपी के उम्मीदवार हैं असीम कुमार सरकार,
इन्होंने दावा किया कि उनके क्षेत्र में कई जगह ईवीएम मशीनों में खराबी आई। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र से 28 शिकायतें मिली है। इसके संकेत समझिएगा, 28 शिकायतें इनको अपने क्षेत्र से मिली हैं। सरकार के मुताबिक उन्होंने पहले कभी भी एक ही इलाके में इतनी ज्यादा ईवीएम खराबी नहीं देखी। इसको लेकर उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत भी दर्ज करवाई है और जरूरी कार्रवाई की मांग की है। नादिया से कैंडिडेट है, इन्होंने कहा कि इतनी मशीन खराब होने कभी इन्होंने शिकायत नहीं देखी है, तो ये ममता बनर्जी ने खराब किया मशीन। मैं दर्शकों के सामने कर रहा हूं, ये सारे ऐसे पगला गए हैं कि इनको पता ही नहीं है कि ये ज्ञानेश कुमार को बेइज्जत कर रहे हैं, ममता से लड़ रहे हैं। ज्ञानेश कुमार पर आज तक सवाल उठाता था विपक्ष तो झूठा होता था। अब बताओ, असीम सरकार कह रहे हैं कि इतना कभी नहीं देखे, जो कूड़ा लेकर के चुनाव करवाने आते हैं ये लोग। हेमंत भाई, ये पॉइंट नोट करिएगा। आगे चलिए, आगे चलिए। उनके बयान का सबसे अहम हिस्सा राष्ट्रपति शासन को लेकर था। उन्होंने कहा अगर 4 मई के बाद रीपोल होता है तो उस समय राज्य में मौजूदा सरकार नहीं रहेगी और हालात ऐसे बन सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़े। हालांकि यह एक राजनीतिक बयान है, लेकिन इससे चुनावी माहौल और गर्म हो गया है। आगे चलिए जरा। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भी साफ किया कि अगर किसी बूथ पर ईवीएम के बटन से छेड़छाड़ या गड़बड़ी की शिकायत सही पाई जाती है तो वहां दोबारा मतदान कराया जाएगा। यह बयान तब आया जब बीजेपी ने डायमंड हार्बर के फाल्टा इलाके में गड़बड़ी के आरोप लगाए। ये फाल्टा तो जो है गजब हो गया। चलिए सुनवा दीजिए जरा, सीईओ को सुनवा दीजिए, सीईओ साहब को सुन लीजिए। देखो যেখানে যেখানে টেপ পাওয়া গেছে, কোথায় অ্যালিগেশন আছে ওটা আলাদা ম্যাটার আছে, কিন্তু যেখান থেকে আমরা সঠিক ইনফরমেশন পেয়েছি, যেখানে আমরা আমাদের এখানে দেখেছি ওয়েবকাস্টিংয়ে দেখেছি, যেখানে জেলা শাসক ওয়েবকাস্টিংয়ে দেখেছেন, যেখানে ফিল্ড থেকে রিপোর্ট আসছে, যেখানে অবজারভার রিপোর্ট আসবে, ওখানে আমাদের জিরো টলারেন্স আছে। আমরা আগাম বললাম, আর এখন যেটা আছে এসব জায়গা যেখানে পাওয়া গেছে, যেখানে পাওয়া যাবে সব জায়গায় রিপোর্ট হবে। এটা সংখ্যা আমার কাছে নেই এখন, এখন তো কনফার্মেশন চলছে, জেলা শাসক কনফার্মেশন নিচ্ছেন, রিপোর্ট তৈরি হচ্ছে। যে বুথে আমাদের পাওয়া যাবে, আতার পাওয়া যাবে কোনো মশিন উপর যদি আমাদের ব্ল্যাক টেপ পাওয়া যাবে या হোয়াইট টেপ পাওয়া যাবে या এনি সাউন্ড অফ মেশিন সঙ্গে ছেড়ছাড় হবে, তারপরে যেটা আছে আমাদের টলারেন্স জিরো আছে, আমরা ওখানে রিপোল করাবো সব বুথে। আর কোনো কনস্টিটুয়েন্সিতে বুথে অনেক বেশি হয়ে যাবে, তারপরে যেটা আছে এন্টায়ার কনস্টিটুয়েন্সিতে রিপোল হতে পারে। ये एक आखिर में सुना आपने, एंटायर कॉन्स्टिट्यूएंसी रिपोर्ट एकदम क्लियर আছে কি যে আমাদের এসওপি আছে 100 মিটার বুথ যেটা আছে, গত রাত্রি যেটা আছে ওখানে ইভিএম। कैमरा देखने के बाद ये सब मुंह ही नहीं बंद करते, हटा दीजिए। 2-3 बातें बता के पहले सवाल पर चलेंगे, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण मसला है जिस पे डिबेट हम लेकर आए हैं। बीजेपी प्रत्याशी एक पुलिस ऑब्जर्वर के साथ होटल में मीटिंग किया था, उस पर अब तक ये सेठ जी की जुबान नहीं खुली। अभी लग रहा था, मुझे तो लग रहा था कि किसी मतलब मार्ट के, किराना मार्ट के सीईओ बैठे हैं, तो जो है इनकी जुबान नहीं खुली। उस पर कितनी बार कंप्लेन हुई, कितना टीएमसी ने, विपक्ष ने सवाल उठाया, उस पर जुबान नहीं खुली। पैसा भाजपा के कार्यकर्ता नेता बांटते हुए पकड़े गए, गिरफ्तार हुए, उस पर इनका बयान नहीं आया। इनका बयान घर में घुस करके धमकाते हुए पुलिस ऑब्जर्वर पर, अजय पाल पर और बाकी उड़ीसा वाले आईपीएस पर इनका बयान नहीं आया। बीजेपी ने, अमित मालविया ने इसको शुरू किया, इस पूरे खुराफात को हाइप दिया अमित मालविया ने इसको हाइप दिया। ये इनका तीसरा बयान था, 2 बयान पहले दे चुके। जैसे ही वो हाइप हुआ कि नहीं वो हम तत्काल करवा देंगे पुनर्मतदान, तत्काल रिपोल करवा देंगे, तत्काल, और कई बूथों पर पोलिंग रोक दी गई। जब आप ये कह रहे हो कि जांच के बाद रिपोल होगा तो पोलिंग रोकी क्यों गई? ये आखिरी समय में ये लगता है ना कि 4 बूथ, 6 बूथ, 10 बूथ पर रिपोल करवा करके ये कुछ कर देंगे। ये देखिए आप हेमंत भाई, हम और आप दोनों एक बात से सहमत है और बार बार कह रहे हैं कि 4 मई को
बीजेपी के पक्ष में नतीजा आएगा, ये हम शुरू से कर रहे हैं, क्योंकि पूरा मशीनरी जो है हाईजैक है। लेकिन हेमंत भाई, मैं कल से एक बात कह रहा हूं कि जरा परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को देखिए। ऐसा भी हम लोग कहते थे ना कि कोई हो सकता है कभी जनता पलट ही दे। ये जिस लेवल पर बौखलाहट है ना, अरे जीतते हुई पार्टी कभी दो बूथों पर रिपोल के लिए नहीं माथा मारी करती है, मगजमारी माथा पच्ची नहीं करती है, वो तो जीत ही रही है। ये स्थिति क्या, और राष्ट्रपति शासन कैसे लगेगा, ये जरा मुझे समझाइए, तो मेरे बिल्कुल ही हजम नहीं हो रहा है, कैसे राष्ट्रपति शासन। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, कहने को केवल मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, आज भी वहां पर अघोषित राष्ट्रपति शासन है। अब हाँ। आप कहेंगे कैसे साहब, विधानसभा का चुनाव कार्यक्रम शाम को 4 बजे घोषित हुआ और सुबह 4 बजे जो टॉप एडमिनिस्ट्रेशन था बंगाल का, जब सब सो रहे थे, पक्ष भी और विपक्ष भी, तब श्रीमान ज्ञानेश गुप्ता की कलम से नया मुख्य सचिव लगाया जा रहा था, नया डीजीपी, नया कलकत्ता पुलिस कमिश्नर और पता नहीं क्या क्या। और जब इस सारी संख्या को जोड़ेंगे आप, तो ये संख्या है 483 अधिकारी बदले वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक, तो अभी भी किसका शासन है वहां पर? ज्ञानेश गुप्ता किसके प्रतिनिधि हैं? चुनाव आयोग के प्रतिनिधि तो लगते नहीं, उनकी भाषा से, उनकी भाव भंगिमाओं से, उनके कामों से। तो क्या है? तो ये अघोषित चुनाव आयोग का शासन है। ठीक, और चुनाव आयोग किसके बेस पे काम कर रहा है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। मुझे आप एक बात बताइए, क्या अधिकारियों को बदलने का काम पहली बार हुआ है क्या इस देश के अंदर चुनाव में? पहले भी होता है, हर चुनाव में होता है। इतने बड़े पैमाने पे 483 अधिकारी, और जो 4 राज्य हैं, बाकी जिनके 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं ना इस समय, बाकी 4 राज्यों से कुल मिलाकर के 30 गुना ट्रांसफर अकेले यहाँ पे हुए। किसके कहने से हुए? क्या कोई पैनल मांगा गया था? ज्ञानेश गुप्ता को कैसे पता है कि किसको हटा के किसको लगाना है? क्या वो वेस्ट बंगाल काडर के हैं? तो राष्ट्रपति शासन नहीं, यहाँ पे ज्ञानेश गुप्ता शासन ऑलरेडी है। और ज्ञानेश गुप्ता किसके लिए बैटिंग करते हैं, राजीव अग्रवाल किसके लिए करते थे, सुनील अरोड़ा किसके लिए करते थे, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। आपने कहा कि सरकार ये कह रहा है, ये वैसे नहीं कह रहे आशीष भाई, ये सारे के सारे ट्रेंड लोग हैं। जो एनजीओ है ना जिसका लाल किले पे जिक्र होता है 100 साल की, उस एनजीओ में यही सिखाया जाता है, भय फैलाओ, भ्रम फैलाओ, झूठ फैलाओ, और फिर जो खेल करना हो पीछे से चुपके से कर जाओ। मध्य प्रदेश में कभी सुना था आपने कि इनकी सरकार रिपीट हो जाएगी? हरियाणा में इनका कोई नाम लेवा था? महाराष्ट्र के अंदर इनका कोई नाम लेवा था? कैसे सरकार बनी? बिहार के अंदर जिस तरीके की सरकार बनी, और अब तो एसआईआर को वैधानिक तौर पर जिस तरीके से किया गया, 27 लाख वोट किस कैपेसिटी में काट दिए ज्ञानेश गुप्ता ने, कोई बता सकता है? आशीष जी, आप मेरा वोट काट सकते हैं, आपको सिद्ध करना पड़ेगा मैं भारत का नागरिक नहीं हूं या मेरा वोट गलत बना हुआ है। ये 27 लाख वोट को अगर इस देश के अंदर न्यायपालिका होती, ये किसका ओनस था? ये सारे का सारा ओनस ज्ञानेश गुप्ता की एसआईआर का था। क्या चुनाव आयोग से कोई सवाल पूछा गया? जुलाई से लेकर के अब तक नोटंकी चल रही है, हियरिंग कब खत्म हो गई थी, आज तक ये भी नहीं बताया कि एसआईआर वैधानिक है या नहीं। ठीक, और क्या कहा गया कि एसआईआर में किसी भी तरीके की वो गड़बड़ी करने की कोशिश की गई, रोकथाम का वादा डालने की कोशिश की गई, तो हम बख्शेंगे नहीं। पहले ये तो बता दो कि वो वैधानिक है या अवैधानिक है। तो आप समझना पड़ेगा, जिस देश में एक वोटर को काटना भी आपराधिक वो है, वहां 27 लाख वोटरों का वो नाम काट दिए गए। किस कैपेसिटी में, किसने अधिकार दे दिया? और माई लॉर्ड क्या कह रहे हैं, कोई बात नहीं, अगली बार डाल लेंगे। 65 अधिकारी आप कहोगे तो मैं नाम भेज देता हूं आपको। 65 अधिकारी जिनका इस चुनाव आयोग में जो चुनाव करवा रहे हैं, इस चुनाव में वेस्ट बंगाल के अंदर, आपको पता है उनको वोटर लिस्ट से उनके नाम कटे हुए खुद के। हाँ, ठीक, हाँ। सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, क्या हुआ? वही टिप्पणी की गई जो बाकी 27 लाख पे की गई थी। और आज एक बहुत बड़ा आपके सामने रहस्य उद्घाटन कर रहा हूं। वो 65 के 65 अधिकारी जो बंगाल का चुनाव करा रहे हैं, जिनको वोटिंग उस लिस्ट से नाम हो गया, कट गया, आपको पता है कौन है वो? 65 के 65 लोग एक खास धार्मिक संप्रदाय से आते हैं। आप कहो तो मैं नाम भेज देता हूं, सोचिएगा। ये इस देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन का, लेवल प्लेइंग फील्ड का, ये इस देश में ज्ञानेश गुप्ता ने हाल किया है। वो नाम देखकर भी सुप्रीम कोर्ट नहीं पसीजा कि यार ये 65 के 65 लोग एक समुदाय से कैसे हो सकते, क्यों? और सरकार कह रहे हैं
आपको एक बात याद है, जिस दिन हरियाणा का रिजल्ट आना था उस दिन सुबह सुबह नायब सिंह सैनी ने क्या कहा था, हाँ, याद है या भूल गए? व्यवस्था हमारी चिंता मत कीजिए, सारी व्यवस्था कर ली गई। व्यवस्था। हाँ। तो ये चुनाव वाले दिन बताते हैं व्यवस्थाएं। और एक चीज बता दूं आपको, हंसेंगे आप, अगर बंगाल के अंदर ये सब करने के बावजूद भी ममता बनर्जी आ गई तो कोई एक व्यक्ति है जिसको बर्फ की सिल्ली पे बिठाया जाएगा। ये मेरी बात याद रख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि उसका काम था फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, और वो पार्टी का कार्यकर्ता बन करके शॉर्टकट ढूंढने लग गया पार्टी को सत्ता में लाने के। और अगर मान लीजिए अब भी पार्टी सत्ता में नहीं आई तो फिर तो विकल्प बर्फ की सिल्ली का ही है, और तो कोई हो तो आप बता दीजिए। आप पुराने आदमी है, सबको पता होगा, आपको भी और नए नए प्रयोग आ गए होंगे, मैं तो पुरानी उसका आदमी हूं। तो आशीष भाई, ये जितने भी प्रचंड प्रचार है ना, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, आज किसका शासन है बता दो मुझे, आज किसका है? 2 दिन पहले तो कह के गए हैं कि मैं अगली बार शपथ पे आऊंगा। चुनाव प्रचार खत्म नहीं हुआ, वोटिंग हुई नहीं, और शपथ पे आने की बात इस देश का सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव कर रहा है। इसका क्या मतलब है? मैसेज है ना। इस देश का सो कॉल्ड चाणक्य लंबे समय से सारा मंत्रालय छोड़ के वहां बैठा हुआ है। ये कोई एनवायरमेंट बिल्डिंग है ना? और जो कोई बात नहीं, सिर नहीं, पैर नहीं, 2.5 साल पहले प्रस्ताव जो पारित हो चुका, जो कानून पारित हो चुका, उसको लेके संसद में दोबारा कानून की कोशिश की जाती है। कानून वानून नहीं लाना था, इनको पता था वो पास नहीं होगा संविधान संशोधन। पूरे देश की महिलाओं में एक जस्टिफिकेशन करने की बात थी कि बंगाल की महिलाओं ने मोदी को वोट दिया आरक्षण के नाम पर क्योंकि ममता ने साथ नहीं दिया। ये वो बहाना है। जिन राज्यों में ये खेला करते हैं ना, एक बात का हमेशा याद रखिएगा, मैंने तो चुनाव आयोग बहुत लंबे समय तक किया है कवर। कोई स्टेट उठाइएगा, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, और कुछ मत कीजिए, केवल जो पोस्टल बैलेट आते हैं उनका पैटर्न देख लीजिए। हाँ, पोस्टल बैलेट में कौन जीतता है और बाकी में कौन जीतता है। इसलिए मैंने नाम नहीं लिया, एक चीज का नाम लेते ही फ्लैग आ जाता है अपने कार्यक्रम के ऊपर। तो ये जितने भी लोग हैं ना, ये एनजीओ वाले, इनको बाकायदे सिखाया जाता है। अगर मान लीजिए पोलिंग दोबारा होनी भी है, आपने बिल्कुल सही कहा, जो स्टेट का सीईओ था उसने अभी तक जो सोकाल्ड सिंघम था, जिसके चर्चे पिछले 36 घंटे से हैं, उसके बारे में कोई शब्द कहा? उड़ीसा का वो बंदा जो भाजपा के प्रत्याशी से रात के अंधेरे में मिल रहा है, वो 20 अप्रैल को रिटायर होना था, पता है आपको? चुनाव के दौरान एक ऐसा व्यक्ति जिसकी चुनाव के दौरान रिटायरमेंट है, उसको पुलिस ऑब्जर्वर लगाया गया उड़ीसा से, और 6 महीने की एक्सटेंशन दे दी गई उसको चुनाव के दौरान। कोई पूछेगा गणेश गुप्ता से? पूछा तक नहीं पूछा। गणेश गुप्ता से पूछने की जरूरत नहीं है, सब कुछ डीम्ड टू बी अप्रूव्ड है। लेकिन क्या पूछा था? ये चुनाव थोड़ी हो रहा है, ये चयन हो रहा है, चयन वोटरों का, और चयनित वोटरों के द्वारा इंपोजिशन सरकार का। मैंने एक बार भी ये नहीं कहा अब तक कि ममता बनर्जी चुनाव जीतेगी, और जब भी मैंने कहा कि भाजपा इस हथकंडे से चुनाव जीतेगी, मैंने हर बार ये दुआ की कि मैं गलत हूं। काश मैं गलत हो जाए, क्योंकि मुझे चिंता बंगाल की नहीं है। बहुत खुश होंगे गलत होंगे। मुझे बंगाल की चिंता नहीं है, मुझे बीजेपी की चिंता नहीं है, मुझे ममता बनर्जी की चिंता नहीं है, मुझे किसी पार्टी की चिंता नहीं है। मुझे चिंता इस देश के लोकतंत्र की है। हमारा संविधान हमें केवल एक ही अधिकार देता है जो हमें ऑटोमेटिक मिलता है, वो वोट का अधिकार, और वो भी 27 लोगों का छीन लिया, और कोई उनकी बचाव में नहीं आया, कोई भी नहीं आया है? और फिर आप इसको लोकतंत्र भी कह रहे हैं। बंगाल का सीईओ ने बताया कि उसके साथ क्या हुआ, पुलिस ऑब्जर्वर के साथ जो बीजेपी लीडर से मिल रहा था, सिंघम का क्या हुआ? गणेश गुप्ता ने कुछ मुंह खोला, स्टेटमेंट आ गई जैसे ही उधर से। वो आपका था ना एक, क्या बताते हो आप, वो सीडी वाला जिसने वो वीडियो जारी की कि भाई ये वोट के ऊपर, उसके ईवीएम के ऊपर वो लगा दिया, पर्ची लगा दी, और फिर मेरे मुंह से नाम निकल गया, मशीन का गड़बड़ हो जाएगी, तो मतलब उसमें वो लगा दी, टेप लगा दी। जैसे ही उसने किया, इलेक्शन आयोग के सूत्रों ने तुरंत बता दिया कि हम चुनाव काउंटर मांड कर देंगे, दोबारा करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। इसका क्या मतलब है? कि केवल इसी बात की चिंता थी तुम्हें? सिंघम तुम्हारा क्या कर रहा है, अजय पाल, उसकी कोई चिंता नहीं थी? उड़ीसा वाला क्या कर रहा है, उसकी कोई चिंता नहीं थी? तुम करना क्या चाह रहे हो और कहना क्या चाह रहे हो? भाई साहब, ये चुनाव नहीं है, ये चयन है, ये इलेक्शन नहीं है, ये सिलेक्शन है। इतना ही ध्यान रखिए आशीष भाई।
उतने नहीं है। अब आगे देखिए ये बौखलाहट क्यों है, ये बौखलाहट, ये सब पगला गए, बौखला गए हैं। नतीजा कुछ भी आवे, नतीजा हम आप दोनों कह रहे हैं, और हम तो चाह रहे हैं, मैं तो लिटरली कह रहा हूं कि अगर गलत साबित हो जाए तो हम गलत साबित होने पे शायद ही कोई इतना खुश होता होगा जितना हम लोग खुश होंगे। लेकिन आगे देखिए जरा, लाइए ममता बनर्जी विक्ट्री साइन, ये बौखलाहट है। ये भाजपाई आज कहाँ है? आप हेमंत भाई देख रहे हैं किसी को कि कहीं पे आया हो, हाथ लहरा रहे हो, जीत का वो कर रहा हो? देखिए, चलाइए विजुअल, चलाइए विजुअल चलाइए। ये कुछ ना कुछ तो वो भी मशीनरी चला रही, 15 साल से सत्ता में है लगातार ममता बनर्जी। और जितने आज की तारीख में जितने नेता देश भर में हैं, ममता बनर्जी से ज्यादा लाठी, वो मैं महिला पुरुष सबको जोड़ के कह रहा हूँ, पुरुष भी, जितने पुरुष नेता भी होंगे, ममता बनर्जी से ज्यादा लाठी किसी ने नहीं खाई। शरीर में ममता बनर्जी राजनीति में यहां तक अगर पहुंची है तो उस महिला इसलिए भी मैं सम्मान करता हूं कि इतना करेज, नख से सिख तक कोई ऐसा अंग नहीं है जो टूटा फूटा ना हो ममता बनर्जी। कभी सर फटा होता था, कभी हाथ टूटा रहता था, कभी कुछ। बंगाल में जो है सड़कों की लड़ाई लड़ती थी ममता दीदी, ऐसे थोड़ा ममता दीदी है भाई। और महिलाएं यार, ये सब ढकोसला फेल हो गया हेमंत भाई। नतीजा कुछ भी आवे, देखो फिर बार बार हमको कहना पड़ रहा है मजबूरी में। बंगाल में महिलाओं ने एक तरफा वोट किया है ममता बनर्जी को, जितनी रिपोर्ट एक तरफा वोट किया है, वही जो मतलब महोबा मॉडल छोड़ करके बाकी सबने किया है एक तरफा। जरा सुनाइए, ममता बनर्जी को बता रही है 2/3 बहुमत के साथ आ रही है। चलाइए, छोटी क्लिप है, चलाइए, फिर बड़ी क्लिप भी है। दीदी क्या रिपोर्ट आ रही है? पूरे बंगाल से क्या रिपोर्ट है आपके पास? टू थर्ड मेजोरिटी, वो बहुत सारा एम्बियंस था, भाई को एक नहीं था, वैसे ही वो तो कहीं भी बोलने चालू हो जाती है ममता दीदी, तो वैसे बोला उन्होंने। अब जरा कुछ क्लियर बाइट्स हैं ममता दीदी की, वो सुन लीजिए, और फिर सबसे महत्वपूर्ण मैं विजुअल दिखाऊंगा जो सागरिका घोष ने ट्वीट किया है। पहले ये सुनिए ममता दीदी। NCRTF cannot torture like this. See, no state police is there. What? None of the booths are state police. None of the booths. All they are captured. All they are captured. Is it their duty? They should secure the border. Instead of secure the border, they are securing one political party. I'm sorry, I have never seen this type of thing. Because in my life, I'm fighting my election since 1984. And this time the atrocities are terrible. এত অ্যাট্রসিটি হচ্ছে, এত অত্যাচার হচ্ছে। এবার আমার পাড়ায় দুটো পর্যন্ত মেয়েদের মেরেছে, আর কয়েকটা ওসি নিউলি ডেপুটেড হয়েছে কালীঘাট, ভবানীপুর, লাইক চিত্রা। কি যে করছে আর কি যে না করছে আপনারা কল্পনা করতে পারেন। একদম দিচ্ছি, সবাইকে বলবো শান্ত থাকতে, এবং 6টা পর্যন্ত যারা ভোট করবে প্লিজ, এবং 6টা পর্যন্ত যারা লাইনে থাকবে তাদের ভোটার সিট দিতে বাধ্য। And CRTF cannot torture like this. See, no state police is there. What? None of the booths are state police. None of the booths. All they are captured. All they are captured. Is it their duty? They should secure the কয়েকটা ওসি নিউলি ডেপুটেড হয়েছে কালীঘাট, ভবানীপুর, লাইক চিত্রা। কি যে করছে আর কি যে না করছে আপনারা কল্পনা করতে পারেন। ম্যাডাম, ছোট শিশুদেরও গায়ে হাত দিয়েছে, বাচ্চাদের মেরেছে, মেয়েদের মেরেছে, ছেলেদের পিটিয়েছে, এজেন্টদের বের করে দিয়েছে। কল্যাণী, তুমি দেখো পুরো রানাঘাট থেকে শুরু করে কল্যাণী থেকে শুরু করে একেবারে বনবা বাগদার ওই বেলটা, ওদিকে তোমার আরামবাগ, খানাকুল, তোমার গোঘাট, ওদিকে হচ্ছে ক্যানিং। So there you heard the Chief Minister speaking to NDTV exclusive. इलेक्शन दीदी, दीदी
जो आज तक का ट्रेडिशनल जो जर्नलिज्म हम लोगों ने किया, इसलिए विजुअल ध्यान से देखिएगा। अब मोदी जी के न्यू नॉर्मल वाला तो हम लोग सीख नहीं पाएंगे, लेकिन उसमें एम्बियंस कहीं भी हो, कुछ भी हो, वो जर्नलिस्ट का एम्बियंस, फील्ड का खड़े होने पर एम्बियंस, ये बहुत कुछ संकेत देता है। ये एम्बियंस से ही पहले हम लोग समझा करते थे कि किस दिशा में चुनावी बयान जा रही है। इसमें नहीं कुछ चीजें नहीं, ये लेकिन कुल मिलाकर कह रही हैं, ये सीएपीएफ पर इनका बड़ा सवाल था। और करिए 84 से चुनावी राजनीति में हूँ, कभी हमने ऐसा नहीं देखा, 84 से कभी नहीं देखा। अब 84 में तो मोदी जी बांग्लादेश को मुक्त करवाने के बाद, अमेरिका के राज्यों को घूमने के बाद, ईमेल करने के बाद और डिजिटल कैमरा चलाने के बाद शायद भिक्षावृत्ति कर रहे थे। उस समय वो भीख मांग रहे थे, बता रहे ना कि हम भीख भी बहुत साल मांगे हैं। तो उस दौर में रहे होंगे जैसे चुनावी राजनीति में। हाँ हेमंत भाई, आप नहीं बोल रहे यशी भाई, ये जो पूरी परिस्थिति दिखाई ना, और सीआरपीएफ के लोग हमेशा पैरामिलिट्री के फोर्स हैं, वो पूरे हाई स्पिरिट्स के अंदर अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं। जब ममता उनके आरोप लगा रही थी, आपने वो बॉडी लैंग्वेज देखी, कैसे डरे हुए हैं वो लोग। हाँ, उनके चेहरे, बिटवीन दी लाइंस देखिए, उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई है। ना तो सदा फॉर ऑल टाइम्स केंद्र में बीजेपी रहने वाली है, ना सदा के लिए केंद्र में गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं, और ना सदा के लिए जो बंगाल का जो शासन है वो गणेश गुप्ता के पास रहने वाला है। तो दौर भी बदलता है, परिस्थितियां भी बदलती है। ये तो केवल 5-6 दिन की बात है। ये सीएपीएफ के जवान अपने आप बैठ करके क्या सोचते होंगे, हम किस चीज के लिए ट्रेन किए गए थे और हमसे क्या काम कराया जा रहा है, ये हर व्यक्ति समझता है। और इस बात को हल्के से मत लीजिएगा आशीष भाई, इसके 100% इस देश की पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर, हर चीज पर इसके लॉन्ग जो लास्टिंग जो है इम्पैक्ट होगा, ये मान के चलिएगा। एक पार्टी को जिताने के लिए जिस तरीके से कथित तौर पे मिसयूज हो रहा है सीएपीएफ का, वो अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो और एजेंसियों का हाल कर दिया गया है, जो और इंस्टीट्यूशंस का हाल कर दिया गया है, अगर आप फौज और इनका अर्धसैनिक बलों का भी ये हाल करोगे तो सोचिए जरा इस देश की क्या स्थिति होगी। केवल इतनी सी बात है। सोचना है तो वो अभी अब सोचिएगा जब अगला हम ला रहे हैं। चलिए भाई आगे जरा बढ़िए। सोचने वाला अब आपको सोचवाने वाला विजुअल जो है, जो कार्यक्रम में सीधे आपको उसके लिए कि थोड़ा समझ में आए कि माहौल क्या है, उसके लिए लाए थे। पहले ममता वाला ठाकुर को सुनिए। यहाँ पे ये बूथ 100% हमारा तृणमूल कांग्रेस का है। 34 साल से ये बूथ कभी हरा नहीं। ये यहाँ पे माइनॉरिटी ज्यादा है, तो यहाँ पे ये लोग 100 मीटर यानी 100 मीटर के भी ज्यादा दूर जो बूथ है उसके दूर में घर में बैठे थे, यहाँ पे आंगन में। तो ये लोग यहाँ पे बैठे थे, हमारा जो मेंबर है, तो ये लोगों को जाके वहाँ पे वोट देने के लिए। तो वो शांतनु ठाकुर 5 मिनट पहले यहाँ पे आए थे। आने के बाद में, चले जाने के बाद में सीआरपीएफ आए, और आने के बाद में पूरा उसके सीआरपीएफ उन लोगों को शरीर में यानी बंदूक देकर उन्होंने ये लोगों का मारपीट किया। फिर घर में चले गए, तो भाई लोगों को भी जब आके हाथ पैर पकड़े के हम लोगों को इसको छोड़ दो, लेकिन उसको भी कपड़ा वपड़ा फोड़ दिया। एक पूरा 7-8 लोगों को बहुत मारा ये लोगों ने। तो इसको आपने देखा, अभी किसी को आंख में लगा, किसी को उसको, और एक तो अभी तक घर में बैठे हैं, उसको लेके जाऊंगे भाई, अभी हॉस्पिटल लेके जा रही। ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मिनिस्टर है शांतनु ठाकुर, उसका वो आने के बाद में ये हुआ। वो लोग उसने बोल के गए कि ये लोगों को माइनॉरिटी है, इसीलिए ये बूथ में ऐसा संतराश उन लोगों ने किया। निर्वाचन कमीशन अभी कहा है निर्वाचन कमीशन, क्योंकि ये लोगों के आकर कौन सा राइट है, कौन सा कानून है, ये लोग अपना घर में आके उसको क्यों घुस के उन लोगों को ऊपर, ये सीआरपीएफ ने उसका बंदूक टेका अपने इसके बुक पे ऊपर, इसके सीने के ऊपर ऐसे वो बंदूक टांग रहे। ये कौन सा कानून है, कौन सा ये है? तो ये संतोष किससे ये लोग कर रहे हैं कि इसको वोट ना दे। 100% हम इस लोगों को लेकर अभी जा रहे हैं हॉस्पिटल में। इसमें निर्वाचन कमीशन केस करेंगे, उसके बाद में हम लोग जाएंगे कंप्लेन करेंगे, उसके बाद में हम सुप्रीम कोर्ट जाने का तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। इसका जवाब चाहिए हम लोगों को। ये पता है शांतनु ठाकुर और ये ममता वाला ठाकुर, ये भाई बहन है, कजिन। ये बहुत प्रतिष्ठित परिवार है, बहुत प्रतिष्ठित परिवार, इनका खानदान परिवार पूरा। ये इस कदर भाजपा में जाने के बाद फिर भाई बहन कोई नहीं रह जाता। ये बूथ पे आए और गए भाई साहब, फिर सीआरपीएफ आई और घर में घुस घुस के मारी। अब जरा सागरिका घोष का ट्वीट लाइए, सागरिका घोष का ट्वीट लाइए, ये देखिए।
नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बंगाल के नागरिकों पर अविश्वसनीय हिंसा की है। महिलाओं पर लाठीचार्ज करने के बाद केंद्रीय बलों ने अब एक बच्चे को पीटकर घायल कर दिया है। यह अस्वीकार्य है। इन सिंघम जैसे पुलिसकर्मियों को कानून के कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। विजुअल दिखा दीजिए। देखिए हेमंत भाई, विजुअल दिखा। बात करें हम लोग, नहीं झूठ नहीं बोलेगा, हम झूठ नहीं बोलेगा। आपका बच्चा है, देखा आपने, वो गोद में जो बच्चा था उसको लगी है सर में, और ये फोर्स की स्थिति देखिए। ये दबाव में कर तो जा रहे हैं, उस समय लाठी और हेन तेन भांज दे रहे हैं। उसके बाद इनके खुद ही, इनका जो आपने कहा ना कि डरे हुए उस समय बॉडी लैंग्वेज, खुद अंदर से कि ये हम कर क्या रहे हैं। उस समय देखिए जब वहां पे महिला, देखिए बंगाल में एक बात तो है, यूपी में हमने देखा है, वो इंस्पेक्टर को आपने देखा था, याद होगा वो विजुअल, जो मतदाताओं के सामने रिवॉल्वर लहरा रहा था। यहाँ पर कोई नहीं आया। बंगाल में सेंट्रल फोर्सेज हो, कुछ भी हो, कुछ कोई हथियार असलाह ले खड़े हो, बंगाल का जज्बा तो है हेमंत भाई। महिलाएं, पुरुष, वो सरेंडर वाले मुद्रा नहीं है। लेकिन ये बताइए, ये कभी सीआरपीएफ पुलिस छोड़ दी थी, सीआरपीएफ का चेहरा आपने देखा था क्या? नहीं। बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन, बहुत ही मानवीय उस पे आधार पे काम करने वाले लोग हैं। हर तरह के संकट में फ्रंट लाइन काम करते हैं, जैसे फौज करती है वैसे काम करते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं आशीष भाई, इस देश में जिन जिन संस्थाओं का नाम है, उस सारे नाम को एक खास तरीके के रंग में रंग करके एक खास राजनीतिक जो दुरुपयोग हो रहा है उसका, वो करने की कोशिश की जा रही, ताकि किसी की क्रेडिबिलिटी ना बचे एंड नोबडी इज लेफ्ट विद फेस। ये जो पूरे का पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है, ये 100 साल पुराना स्वप्न था, जिसको 12 साल से लोग साकार कर रहे हैं, और इसकी जो कीमत है वो हमारी पीढ़ियां चुकाएंगी। मुझे दुख केवल इस बात का है, और कोई बात नहीं। एक विजुअल और दिखा दीजिए। ये अभी तक आपने देखा, ये तो बीजेपी के सब भद्र लोगों का काम था। अब टीएमसी के गूंस क्या करते हैं वो भी दिखा दीजिए। आज की सबसे दिलचस्प टीएमसी राजा, टीएमसी वाला फ्लैग है। अधिकारी जी बैठे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। राजा बुलाया मुझे, और एक ये ठंडा पानी दिया, बहुत गर्मी है, ले लिया ना। अच्छा, बुलाया, मुझे ठंडा पानी दिया, बहुत गर्मी है, ले लिया। एक तो इनका भी शकल देख लीजिए, पता चल रहा है इनकी शकल से भी क्या चुनाव में हो रहा है। ये जिनको अमित शाह और मोदी घूम घूम करके जिन बंगाल के लोगों को अपमानित किए हैं पिछले 1.5 महीने से, 1.25 महीने से, वो बंगाल की यही गुंडे हैं जो गर्मी में अपने उस जो है प्रतिस्पर्धी को, जो शिद्दत से गाली दे रहा है, जो उनकी लीडर के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है और सब सारे हथकंडे अपना रहा है, उसको भी गर्मी में बुला करके पानी पिला रहा है। ये टीएमसी एजेंट ने पिलाया है पानी हेमंत भाई, बिल्कुल लगी। हाँ, यदि बंगाल की एक अपनी तहजीब होती थी, उसको एक खास रंग में रंगने के लिए जितने डेस्परेट है ना ये, उसकी आप सहज कल्पना कर सकते हैं। और उसी प्रोजेक्ट में ज्ञानेश गुप्ता ने ऐसे ऐसे शब्द क्वाइन कर दिए जिनकी आप सोच भी नहीं सकते, जो पूरे देश के एसआईआर में कहीं नहीं मिले, वो यहां पर मिले। लॉजिकल इनडिस्क्रिपेंसी, आपको कहीं और मिला हो तो बता दीजिए। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी क्या होता है, और क्या वो ठीक नहीं हो सकता था? कैसे कैसे सॉफ्टवेयर यूज किए गए जो पहले कभी टेस्ट नहीं किए गए, लोगों को बताया नहीं गया, पॉलिटिकल पार्टियों को नहीं बताया गया। वो एक प्रोजेक्ट है भाई साहब, ये चुनाव नहीं है, ये एक प्रोजेक्ट है, और उस प्रोजेक्ट का नाम है कैप्चर बंगाल, और कुछ नहीं।
कैप्चर बंगाल फॉर बीजेपी, दैट्स ऑल। इसको इलेक्शन कहना गलत है। उसके बाद भी अगर ममता जीत के आती हैं तो सैल्यूट्स टू हर, सैल्यूट्स टू हर कार्डर्स और सैल्यूट टू दिस डेमोक्रेसी कि कम से कम इस देश में फॉर द टाइम बिंग एक स्टेट में तो डेमोक्रेसी बची रही। बाकी हमें बड़ी भारी गलतफहमियां थी कि हरियाणा वाले तीर मार देंगे, महाराष्ट्र वाले ये कर देंगे, मध्य प्रदेश ये कर देंगे। सारे के सारे चुपचाप अपनी आंख बंद करके, कान बंद करके और गुलामी पे लगे हुए हैं पूरी शर्मनिरपेक्षता के साथ। तो ये जनता भाई जिस लायक हम हैं, वी गेट द गवर्नमेंट दैट वी डिजर्व, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो हो सकता है हरियाणा वाले उसी लायक थे, तो ठीक है, अच्छा है, हमारे साथ ठीक हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात। चलिए, हम फिर भी अभी भी अपडेट्स हैं मतदान के बाद जो और तमाम एग्जिट पोल्स अब आएंगे ना, तमाम एग्जिट पोल्स किसको क्या आंकड़े दिए गए हैं, क्या आंकड़े कौन दिखाएगा, किसको क्या दिखाना है, कितना ऊपर कितना नीचे ले जाना है, ये सब भी हम लोग लाएंगे, क्योंकि उनको ऐसे खुला नहीं छोड़ देंगे। हम तो पहले सोचे थे कि नहीं दिखाएंगे, ये सब तमाशा है एग्जिट पोल वगैरह, लेकिन उनके तमाशे को हम जरूर दिखाएंगे ताकि उस तमाशे पोस्टमार्टम कर पाए। इस कार्यक्रम के पहले ही ये बात हुई, मेरा मूड नहीं था दिखाने, फिर चर्चा हुई, फिर हेमंत भाई ने कुछ कहा ऐसी बात, फिर हम कहे कि अब तो दिखाने पड़ेगा। तो अभी दिखाएंगे रात में, आप लोग मतलब एकदम तैयार रहिएगा। रात में जैसे ही सबका एग्जिट पोल आएगा उसके बाद हम असली वाला दिखाएंगे। मतलब असली वाला क्या, हमने कुछ नहीं किया, ये सबके फर्जीवाड़े को हम आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। तो अभी हमें इजाजत दीजिए, और अब से चुनाव के नतीजों तक, मतलब मतदान के बाद, हम अभी भी साथ बने रहेंगे, बंगाल के साथ, लोकतंत्र के साथ और संविधान के साथ अभी बने रहेंगे। धन्यवाद हेमंत भाई, नमस्कार।